हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 10th बोर्ड का एग्ज़ाम काफ़ी नियर है, तो जो हम ये 2025 में जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बोर्ड का, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 मार्क्स के क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको काफ़ी इसमें कई वीडियोस इसमें मैंने अपलोड किए हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के, और इसी में आगे हम बढ़ रहे हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कुछ और हम देखने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है। देखिए, पहले मैं ना मॉडल पेपर के आपको जो हमारे जो सैम्पल पेपर हैं उनके क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, और सिर्फ यही नहीं रहेंगे, इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस करवाऊंगी। चैप्टर वाइज भी अभी हमारे कुछ बाकी हैं, है ना, उसमें से भी मैं करवाऊंगी आपको। तो देखिए, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन MgO इज, है ना। कह रहा है कि अगर आपके पास मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यदि मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम का रिबन है और इसको अगर हमने रिएक्शन करवाया, कह रहा है इसको आपको क्या करना है, बर्न करना है, जलाना है। तो जब हम बर्न करेंगे तो किसके प्रेजेंस में करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसलिए मैंने यहाँ पर O2 लिखा कि हम मैग्नीशियम को लेकर के और क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। जब हम बर्न करेंगे तो यहाँ पर रिएक्शन जो होगा उसमें क्या बनेगा, हमारा बन रहा है इसमें MgO। अब कह रहा है ये कि ये MgO के साथ क्या हुआ। ठीक है, MgO के साथ कौन सा रिएक्शन हुआ, तो देखो किसी भी, है ना, किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, ये क्या कहलाता है बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि Mg अकेले है और यहाँ ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, और जुड़ने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं कि MgO यहाँ पर साथ है, यानी कि हुआ क्या, ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये हुआ ऑक्सीडेशन। अब आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, बोथ, नन ऑफ दिस, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है Why are food containers coated with tin instead of zinc? जो भी हमारे फूड कंटेनर होते हैं, उन फूड कंटेनर के अंदर में उसको जब कोटेड किया जाता है, इसमें फूड मतलब इसमें हम इसमें फूड को स्टोर कर सकते हैं, और तो इसमें कह रहा है कि जो इसके अंदर की ये लेयरिंग है, और इसको जब हम कोटेड करते हैं, ठीक है, फूड को रखने के लिए, यहाँ पर सेफ रखने के लिए, तो इसमें हम यहाँ पर टीन का इस्तेमाल करते हैं, ना। कह रहा है कि इसमें हम टीन का इस्तेमाल करते हैं, जेडन का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों नहीं हम अंदर में जेडन लगाते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि जेडन जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू टीन। ठीक है, टीन के कंपेयर में जेडन क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर जो भी आप फूड मटेरियल रखते हैं, मान लो कि आपने यहाँ पे खाना रखा, उस फूड मटेरियल के अंदर जो फूड मटेरियल होगा उसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट अगर है, ऑर्गेनिक एसिड, तो उस ऑर्गेनिक एसिड के साथ ये जिंक क्या करेगा, जिंक इसके साथ रिएक्ट करके और जो प्रोडक्ट बनाएगा वो प्रोडक्ट क्या हो सकता है, वो प्रोडक्ट टॉक्सिक हो सकता है। टॉक्सिक यानी कि विषैला। जाहिर सी बात है कि वो हमारे खाने के लिए तो होगा नहीं, क्योंकि खाने का आइटम तो हमने यहाँ पर रखा है, लेकिन जो हमने आइटम रखा था, अब उस आइटम के अंदर, उस खाने के अंदर अब क्या आ चुका है, उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी आ चुके हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम जेडन का यहाँ पर कोटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिएक्टिव है, भोजन के साथ, भोजन को देखते ही उसके साथ रिएक्शन करने की कोशिश करता है। तो हम इसमें कोट करेंगे किसका, इसमें हम टीन का कोटेड करेंगे, क्योंकि टीन जो है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, ऑप्शन में पहला, जिंक इज मोर एक्सपेंसिव देन टीन। कह रहा है कि जिंक बहुत ज़्यादा महंगा है टीन के कंपेयर में, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे, ये गलत है ना। दूसरा दिया है, जिंक हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टीन, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है इसलिए। और नेक्स्ट है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिंक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है टीन के कंपेयर में, इसलिए फूड आइटम के साथ वो रिएक्ट करके ऐसा प्रोडक्ट बना सकता है जो कि टॉक्सिक हो और हमारे हेल्थ के लिए ये सही नहीं हो, उस खाने में वो मिक्सअप हो जाए और हमको नुकसान पहुंचाए। इस वजह से हम जिंक का कोटिंग नहीं करेंगे। हम जो रिएक्टिव कम है, जो फूड मटेरियल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, हम उसकी कोटिंग करेंगे, यानी कि टीन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द कोवेलेंट बॉन्ड इज इथेन इन इथेन आर, है ना। कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन ना और भी आ चुका है ना, 2-3 बार मैंने इसमें करा दिया। तो देखो इसमें क्या दे रहा है, कह रहा है कि आपके पास दिया गया है
इथेन, एथिन नहीं, इथेन दिया गया है, ठीक है। देखिए आपके पास क्या है, इथेन है और कह रहा है कि इस इथेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो ये होता है इथेन CH3, ठीक है, मेथ और एथ है ना, तो क्या हो गया ये एथेन, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसलिए इसको हम एथेन बोल रहे हैं, ओके। और इसको आप इसको कंडेंस करके लिखो तो 2 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा C2, और हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 6 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा C2H6, है ना, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब आपको बताना है कि इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। ये कार्बन है, इस बॉन्ड के एक बॉन्ड के साथ, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हर एक कार्बन की वैलेंसी तब कंप्लीट होती है जब कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ इस कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड यहाँ पर है, और वो 4 बॉन्ड किसके साथ बने हुए हैं, देखो यहाँ पर 3 बॉन्ड ये जुड़े हुए हैं, किसके साथ बने हैं, कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है और कार्बन आपस में भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो टोटल यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7। आपसे यही पूछ रहा था ना कि टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो जाएंगे बच्चों, 7, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट कह रहा है द ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड। ऐसा रिएक्शन बताइए जिसमें कि, है ना, ऐसा आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताना है जिसमें कि हीट और लाइट का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जैसे कि मेरे पास कोई पेपर है, ओके, और उस पेपर को मैं जला रही हूँ, है ना, तो मैंने कौन सा रिएक्शन किया, ये मेरा जो रिएक्शन होगा ना, बर्निंग तो है ही, बट ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि पेपर है, पेपर विदाउट ऑक्सीजन तो जलेगा नहीं, तो इसको हमको क्या देना पड़ेगा, ऑक्सीजन देना पड़ेगा। जब आप इसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इसको आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हो और बर्निंग भी कह सकते हैं। अब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और क्या करेगा, तो ये प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, बर्निंग, है ना, ये बर्निंग रिएक्शन है, तो बर्निंग रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, CO2 + H2O और प्लस। अब ये कागज जलेगा तो क्या निकलेगा इसमें से हीट और प्लस लाइट, ठीक है, हीट और लाइट इसमें से रिलीज होगा। तो चूंकि ये इस पेपर के अंदर वो चीज है, एनर्जी है, जब आप इसको जलाएंगे तो वो हीट और लाइट के फॉर्म में निकलेगा। तो ये एनर्जी दे रहा है, जलाने पर एनर्जी ये दे रहा है, आपसे ले नहीं रहा है, बल्कि ये एनर्जी आपको दे रहा है। तो ये किस प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा एक्सोथर्मिक, ठीक है। कंबसन तो है ही, जल तो रहा ही है, लेकिन ये किस प्रकार का, हीट और लाइट की बात कर रहा है ना, तो हीट और लाइट की वजह से हम इसको बोलेंगे कि ये चूंकि हमको ये और ये दे रहा है, इसलिए ये कौन सा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू मेक प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ना, कि आप जिप्सम को किस टेम्परेचर पे गर्म करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP बनेगा। तो उसके लिए टेम्परेचर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम सेल्सियस में बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आपके ऑप्शन में दे रखा है केल्विन में, तो केल्विन में क्या हो जाएगा, 373 केल्विन, ठीक है, 373 केल्विन। केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट के साथ डिग्री लगता है, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर केल्विन ही होता है, डिग्री नहीं लगता है। तो 373 केल्विन, या यही है हमारा, इसमें से 273 हटा दो, माइनस कर दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। तो ये डिग्री सेल्सियस मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर एकदम फिक्स होना चाहिए, इतना ही टेम्परेचर रहेगा। तो जिप्सम को जब हम गर्म करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, ठीक है। यानी कि CaSO4.12H2O, है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये होता है फॉर्मूला किसका, POP का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, है ना। ब्यूटेन का इसमें से जो 4 आपको दिया गया है, कह रहा है उसके करेक्ट आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाइए, ठीक है। अब मैं देखो बना करके आपको दिखा रही हूँ। हम लेते हैं ब्यूटेन को, ओके, और इसका हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाते हैं। देखिए मैंने ले लिया यहाँ पर ब्यूटेन का मतलब क्या, ब्यूटेन का मतलब हो गया C4, 4 कार्बन होंगे इसमें, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 2 8 और 2 10, है ना। ये फॉर्मूला होता है ना हमारा CnH2n +
2। ओके, तो ब्यूटेन हो गया ये। अब इसके आइसोमर हमको बनाने हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो इसमें मैं पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या बना सकती हूँ, सबसे पहले सीधा सीधा हम ले लेते हैं कि सीधा सीधा हमारा रहेगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर CH3। देखो ये हमारा बन गया, एक नॉर्मल चेन बन गई ब्यूटेन की, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देंगे नॉर्मल ब्यूटेन, ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन बन गया। ओके, ये हो गया। अब इसको और मैं क्या कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो इसके मतलब रहेंगे यही है ना। अभी देखो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितना है 3 3 6 7 8 9 10 है ना। तो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन यही रहने चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 ही रहेगा। इसको लेकर के आप कितने इसके ऐसे बना सकते हैं, कितने ऐसे इसके रूप बना सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसका फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगा, ठीक है, जिसके फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगे। ओके, लेकिन और उसका नेम भी चेंज होगा, है ना। तो इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी, इसका नेम भी चेंज होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो वो क्या कहलाएंगे, वो दोनों भाई कहलाएंगे एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्योंकि स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो रहा है। तो दूसरा में देखो मैं क्या बना सकती हूँ, ध्यान से देखिए। दूसरा मैं बना सकती हूँ इसी में से एक कार्बन को मैं साइड चेन में लगा सकती हूँ ना। तो दूसरा मैं ऐसे कर सकती हूँ कि ये CH3 है, यहाँ पर मैंने CH कर दिया, यहाँ पर मैंने CH3 कर दिया और यहाँ पर मैंने CH3 कर दिया, ठीक है। ये मेरा दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, है ना। इसमें अब इसका नेम अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, ये 1 ये 2 और ये 3। ये हो गया हमारा लॉन्ग चेन, ठीक है, मतलब रूट है ना, रूट, ये हो गया रूट चेन। और दूसरा ये जो निकला है साइड में जो है ये क्या है, ये है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये साइड चेन है, साइड चेन का नाम क्या है, मेथिल। तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे कि 2 पोजीशन पर, वैसे नेम तो दे नहीं रखा है ना, चलिए कोई बात नहीं, हम लिखेंगे कि 2 पोजीशन पर, 2 के बाद हाइफन लगाएंगे, उसके बाद मेथिल में हम कैपिटल M का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद कहीं भी हम इस कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 मेथिल, दूसरे पोजीशन पर मेथिल है और पूरा ये क्या है हमारा प्रोपेन है, ठीक है। और बिना गैप के हम लिखेंगे इसमें प्रोपेन, ये IPSC का रूल कहता है। ओके, तो 2 मेथिल प्रोपेन। देखो अब इसमें जरा कार्बन हाइड्रोजन देखो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम होना चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन इसमें भी बराबर होने चाहिए, लेकिन इसका नाम चेंज है, इसका नाम चेंज है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, चेंज होगी। तो इन दोनों में के मतलब एक बहुत ठंडे दिमाग वाला है, एक बहुत गुस्से वाला है, ठीक है। दोनों के प्रॉपर्टीज तो चेंज है, लेकिन दोनों क्या है, भाई भाई हैं। भाई भाई कैसे हैं, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, वो सेम है। देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है क्या, 1 2 3 4, कार्बन हो गए 4, चलो ठीक है, फिट हो गया। हाइड्रोजन देखो 3 3 6 3 9 और 1 10, है ना, हाइड्रोजन हो गए हमारे 10। ओके, तो ये मैंने ब्यूटेन का बनाया एक स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर दिया है कि ब्यूटेन का करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर बताइए, पहला वाला ये दिया है, ठीक है। इसी को ओपन करके दिया है, इसी को ना ओपन कर दिया है, मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, मैंने भी 4 कार्बन लिया है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, इसने 3 हाइड्रोजन को ओपन कर दिया है, 2 हाइड्रोजन को ओपन कर दिया, 2 को ओपन कर दिया, 3 को ओपन कर दिया। ये आपको ऑप्शन दे रखा है। दूसरा वाला आप जरा देखो, 1 2 3 4 है ना, 4 कार्बन तो है, जरा हाइड्रोजन देखो 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन कितने हैं उसमें, 8 हाइड्रोजन है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। अगला वाला जो है वो देखो, उसमें आपके सी वाले ऑप्शन में आप देखिए 4 कार्बन तो हैं, बट हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8, हाइड्रोजन 8 है, यानी कि ये भी आइसोमर नहीं है। डी वाला जरा देखिए, इसमें आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 है ना, 4 हो गए इसमें कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 3 6 3 9 और 1 10, है ना, ये 10 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो जाएगा, ब्यूटेन तो हमको दिया ही है ना, और कह रहा है कि इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर बताइए। तो इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर इसमें से कौन सा हो जाएगा, डी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगर करेक्ट पूछ रहा है तो वो क्या होगा हमारा आंसर, डी वाला यही चीज दिया गया है, CH3 CS CH3 CH3, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है, दोनों है ना, ए और बी। ए वाला तो जो है वो तो ब्यूटेन है ही, ठीक है, पहला वाला तो ब्यूटेन है ही। कह रहा है कि ब्यूटेन का दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर बताइए। तो पहला तो ब्यूटेन है, मतलब फर्स्ट भाई तो खड़ा है, ठीक है, इसका दूसरा वाला भाई कौन है वो बताना है। तो पहला भाई तो ये है, ठीक है, और दूसरा भाई इसका ये है। क्यों, क्योंकि इसमें भी दोनों का अगर हम वेट मास करेंगे ना, तो मास भी दोनों का क्या होगा, वजन दोनों का बराबर होगा, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या क्या है, सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग हैं, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कह रहा है बाउमन्स कैप्सूल इज द पार्ट ऑफ विच सिस्टम, किस सिस्टम का पार्ट है बाउमन कैप्सूल। ओके, अब देखो बाउमन कैप्सूल को आपने कहाँ देखा है, तो हमने देखा है किडनी के अंदर, किसको देखा हमने, नेफ्रॉन को। ठीक है, जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है ना आपका, उस चैप्टर में हमने क्या देखा था कि किडनी में होता है, किडनी का जो यूनिट होता है जो कि यूरिन को फिल्टर करता है, ठीक है, वो उसमें जो यूरिन को नहीं, सॉरी, ब्लड को फिल्टर करके जो यूरिन का फॉर्मेशन करता है, उसमें हमने देखा कि उसमें एक ये स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ओके, तो ये नेफ्रॉन स्ट्रक्चर होता है, और यही क्या है, ये अगर आपसे कहेगा ना डायग्राम बनाने के लिए तो भी आपको याद होना चाहिए। तो ये नेफ्रॉन होता है और यही क्या है, ये यूनिट ऑफ, देखो ये यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, किडनी का ये यूनिट है और यही करता है क्या, यही करता है फिल्ट्रेशन का काम। ओके, तो ये हो गया, ये करेगा फिल्ट्रेशन का काम, ये करता है। ठीक है, ये इस तरीके का ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यही है जो कि क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा और यूरिन का फॉर्मेशन करता है। देखिए, तो ये क्या है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा नेफ्रॉन। ओके, अब इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जैसे अभी क्या पूछा, अभी पूछा कि बाउमन कैप्सूल, तो ये जो कैप्सूल दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये कप लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाउमन कैप्सूल। अब ये बाउमन कैप्सूल कहाँ है, ये किडनी के अंदर है, तो ये किससे रिलेटेड होगा, ये एक्सक्रीशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब आपको इसमें क्या दे रखा है, पहला दिया है एक्सक्रीशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा रेस्पिरेशन और चौथा सर्कुलेशन। तो भाई एक्सक्रीशन करता है ना, ये यूरिन का फॉर्मेशन करता है, यूरिन को शरीर से बाहर निकालना, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो हार्मफुल, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो जहरीले पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। ठीक है, और यूरिन एक ऐसा ही हमारा टॉक्सिक सब्सटेंसेस है हमारे शरीर के अंदर जिसको कि ब्लड से छान लिया जा रहा है, निकाला जा रहा है और निकाल करके उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, तो वो कौन कर रहा है, ये नेफ्रॉन कर रहा है। नेफ्रॉन का ही एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं बाउमन कैप्सूल। बाउमन कैप्सूल एक दे रखा है, वैसे आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। बाउमन कैप्सूल दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कन्विलेटेड, हम इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं हेनले लूप। ठीक है, ये हो गया हमारा कलेक्टिंग डक्ट। तो इसमें से कुछ भी आपसे अगर स्ट्रक्चर पूछता है ना, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें से यहाँ पर ब्लड आया और ब्लड का यहाँ पर जो पूरा एक बनता है, ऐसे पूरा एक ग्रुपिंग बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस हो गया। बाउमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिलाकर के एक साथ हम मेलपिगियन कार्पस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। मेलपिगियन कार्पस कहाँ पाया जाता है, किससे रिलेटेड है, या आपसे कह देगा ग्लोमेरुलस किससे रिलेटेड है, तो ये सब किससे रिलेटेड है, ये सब पार्ट है, किसके पार्ट है, नेफ्रॉन के पार्ट है। तो नेफ्रॉन कहाँ है, किडनी के अंदर। किडनी क्या करती है, वही एक्सक्रीशन का काम करती है, तो ये एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, द कनेक्टिंग प्लेस बिटवीन टू नर्व सेल्स इज कॉल्ड, है ना, दो नर्व सेल्स। अब देखो नर्व सेल्स की बात, इसको मैं हटा रही हूँ। कह रहा है कि दो नर्व सेल हैं, उन नर्व सेल का जो कनेक्शन होता है, ठीक है, मैसेज को एक ने दूसरे को ट्रांसफर किया। ठीक है,